जब तक मेरी शक्ति है तब तक मैं हर चौराहे पे एक्सपोज करूंगा, क्योंकि एक वर्ग है जो इसको नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि जो नाजायज तरीके से हमने इस देश में झूठ बोल के, डरा के, धमका के, अगर इस देश के संविधान में प्रावधान जो नहीं है सरकारों के दबाव में करा लिए हैं वो चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ्रॉड आज के दौर में जिससे यूथ सीधे तौर पे कनेक्टेड हो सकता है वो क्या है? भारत में एक हुकूमत को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए सेकुलरिज्म की जरूरत पड़ी। रात के अंधेरे में 1976 में जब भारत में इमरजेंसी आपातकाल लगी हुआ था, तब उस हुकूमत ने भारत के प्रीएम्बल में विदाउट द प्रायर परमिशन एंड डिबेट इन द पार्लियामेंट एक शब्द को भारत के प्रीएम्बल में जोड़ा और उस शब्द का नाम है सेकुलरिज्म, क्योंकि सन 1976 से पहले भारत सेकुलर नहीं था, उसके बाद सेकुलर हो गया। मुझे इस पे भी कोई एतराज नहीं है, ये मेरे आर्गुमेंट का रेफरेंस है। लेकिन जिन ताकतों ने 76 में सेकुलरिज्म जोड़ा, जो भी उस पर डिबेट हो सकती है वो छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना ही रेफरेंस याद रखिए। लेकिन उन्हीं ताकतों ने एक सेकुलर भारत के अंदर, एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक भारत के अंदर, एक रिपब्लिक भारत के अंदर 1993 में एक नोटिफिकेशन, एक सिंपल नोटिफिकेशन जारी किया गया। और यह नोटिफिकेशन क्या हुआ? क्योंकि जिस सरकार की हुकूमत, जिस पार्टी की हुकूमत 92 में मरकज यानी सेंटर में थी, उस पार्टी के दौर में जो नाजायज तरीके से मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी बाबर के जमाने में, वो दिसंबर 92 में तोड़ दी गई। दिल्ली में हुकूमत कांग्रेस पार्टी की थी। ये रेफरेंस है, कोई राजनीतिक पार्टी पे मेरी टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात को प्रूफ इसलिए करना चाहता हूं, ये रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी को समझें। कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार से बड़ा देश है, कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी सरकार मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। राष्ट्र को चलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, वो इंस्ट्रूमेंट सरकार होता है। सरकार सब कुछ नहीं होती। तो उस सरकार के दौर में जो नाजायज स्ट्रक्चर बाबर ने बनाया था उसे तोड़ दिया। तो आपको लगा कि अरे ये तो बुरा काम हो गया, तो आपने कुछ लोगों को अपील करने के लिए 93 में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन में यह कहा कि भारत में मुसलमान, भारत में क्रिश्चियंस, भारत में सिख, भारत में बौद्ध और भारत में पारसी जो है ये अल्पसंख्यक हैं, ये माइनॉरिटी में है, इसलिए आपने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। इस पे संसद में डिबेट नहीं हुई। इतना बड़ा कानून बनाने के लिए 93 से लेके आज तक इस पे डिबेट नहीं हुई और बन गया ये माइनॉरिटी कमीशन, और ये माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है। तो पहला तो मेरा कहना यह है कि जो सुबह से लेकर शाम तक ये कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, शाहीन बाग वाले भी कहते हैं ये सेकुलर है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना वाली आजादी मांगने वाले लोग भी कहते हैं ये सेकुलर है, तो हम भी चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये देश सेकुलर है। तो अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश में माइनॉरिटी करेक्टर क्यों है, फिर इस देश में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? लेकिन विरोध तो बहुत होगा शाहीन बाग से लेकर सब जगह, लेकिन हम उसका विरोध तो करेंगे जो हमारे एजेंडे में है, लेकिन उसका विरोध नहीं करेंगे जिस नाजायज तरीके से हमें जिस चीज का फायदा मिल रहा है। तो हमने आरटीआई डाली, हमारी टीम ने आरटीआई डाली और ये सरकार से पूछा कि मोहतरम ये तो बताएं कि ये जो 5 आपने कम्युनिटीज को माइनॉरिटी घोषित कर दिया है, इसका बेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किस बुनियाद पे आपने कहा कि इस देश
मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध और जैन और सिख ये माइनॉरिटी में है। तो सरकार का जवाब है कि 93 से लेकर 2020 तक ये किस बुनियाद पर डिक्लेयर किया गया, ये सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही कि 25 से 30 करोड़ लोग भी माइनॉरिटी है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी है और 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो कहां से आई, कैसे आई, क्या यूएनओ से ली गई है या भारत में कभी इस पर डिबेट नहीं हुई डिबेट। तो जब आरटीआई से हमने पता कर लिया कि भारत में ही जो माइनॉरिटी कमीशन जो बना हुआ है इसका बेसिस क्या है, तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि 93 में किस सरकार और उसकी सरकार थी सब जानते हैं और क्यों ये आनंद फानंद में माइनॉरिटी कमीशन बना। अब जो दूसरा मेरा सवाल है कि ये माइनॉरिटी कमीशन भी गजब का है। ये यूथ लोग इसलिए कि वो तर्क पे बात करते हैं, लॉजिक पे बात करते हैं, फिगर के साथ बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करते हैं, रेफरेंसेस के साथ बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन बना। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन के साथ में एक और जघन्य अपराध हुआ, एक और बड़ा फ्रॉड हुआ। ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि ये 5 मजहब के मानने वाले लोग माइनॉरिटी में है और इसका करोड़ों का बजट है, करोड़ों का बजट है जो मुसलमानों पे, सिखों पे, पारसी पे, बौद्ध पे खर्च होता है। पारसी 0% लेते हैं, जैन 0% लेते हैं, सिख 2.5% है, 99% ये बजट मुसलमानों पे खर्च होता है। ये भी मेरी शिकायत नहीं है कि किस पे आप खर्च करते हैं, मेरी शिकायत दूसरी है। 2011 का सेंसस, अभी अगले साल 2021 में सेंसस होगा। 2011 का सेंसस ये कहता है कि भारत देश के जितने भी राज्य हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, उसमें से 8 राज्यों के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज में है। यानी 8 राज्य जो है उसमें हिंदू माइनॉरिटीज में है। ये 2011 का भारत सरकार कौन थी कौन नहीं थी, लेकिन ये भारत सरकार की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो मर्दमशुमारी करती है, जो जनसंख्या को गिनती है, जो सेंसस करती है, उसकी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। तो आपने सेंटर में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया कि माइनॉरिटीज के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम में कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि हजारों उनकी यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये एक राजनीतिक चाल की एजेंडा था, आपने कर दिया। हम इस झूठ को भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया। ये 1993 का नोटिफिकेशन है, आप भारत के गजट पर जाकर देख सकते हैं और उसमें लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन कमाल यह है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाने के बाद अब हर राज्य के अंदर भी एक माइनॉरिटी कमीशन है। तो हो क्या रहा है कि इस नोटिफिकेशन ने जो राज्यों में माइनॉरिटी में कमीशन बना है, उसका काम होना चाहिए था कि उस राज्य में, उस स्टेट में कौन माइनॉरिटी में है और कौन मेजॉरिटी में है, इस पर तय होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि 1993 से लेके आज की डेट, यानी 21 जून 2020, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस वक्त तक एक बड़ा फ्रॉड क्या है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है। इस लक्षद्वीप में 2% हिंदू है और 98% मुसलमान है। 1993 का सरकार का ये ऑर्डर ये कहता है कि लक्षद्वीप में 2% हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है और 98% मुसलमान माइनॉरिटी में। ये 1993 का फ्रॉड, जिसे पिछले 30-35 साल से धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। मेघालय में 11.53% हिंदू हैं और 88% क्रिश्चियंस हैं, लेकिन 88% क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है और 11% हिंदू मेजॉरिटी में है। ये 1993 के उस ऑर्डर से, नोटिफिकेशन से चल रहा है।
इसके बाद मणिपुर में 31% हिंदू है और 68% क्रिश्चियन है। 68% क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है। अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू है और 71% क्रिश्चियन है। 71% क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है और 29% हिंदू मेजोरिटी में है। नागालैंड में 8.75% हिंदू है लेकिन वो मेजोरिटी में है। मिजोरम में 2%, 2.5% हिंदू है, वो मेजोरिटी में है। 97% क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है। जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू मेजोरिटी में है और 71% मुसलमान माइनॉरिटी में है। पंजाब में 38.40% हिंदू मेजोरिटी में है और 61% सिख माइनॉरिटी में है। तो हो क्या रहा है कि आप जब ये पूछते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी ने जब ये पीआईएल डाली तो पूछा सरकारें आली, देश में माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी कमीशन है जिसका करोड़ों का बजट है। स्टेट में भी करोड़ों का बजट है। स्टेट का बजट भी मेजोरिटी में जो लोग हैं वहां उनको माइनॉरिटी माना जा रहा है और नेशनल लेवल पे जो माइनॉरिटी है उनको भी माइनॉरिटी माना जा रहा है। न माइनॉरिटी की भारत सरकार के पास कोई परिभाषा है, न भारत के संविधान में माइनॉरिटी शब्द का कोई जिक्र है। आर्टिकल 29 के आसपास यह जिक्र आता है कि माइनॉरिटी, उस माइनॉरिटी में लिखा गया है इन्हें अपने मजहब और अपने कल्चर को जिंदा रखने की आजादी है। लेकिन हजारों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बजट पिछले कई सालों से ये झूठ और फरेब पे चल रहा है। क्या इस पे बात उठाना किसी मजहब के खिलाफ है? क्या यूथ को ये डिबेट नहीं करनी चाहिए? जो यूथ जब क्लास से निकलता है, नौकरी ढूंढता है, तो पूछा जाता है कि आधा तो ये देश रिजर्वेशन खा जाता है, रिजर्वेशन में चला जाता है। बाकी किसी कौम को हमें अपील करना है तो हमने माइनॉरिटी कमीशन बना रखा है। तो हमने इस देश के उस प्रतिभावान युवा, उस टैलेंटेड युवा जो आज की सोच में पढ़ाई करके जब निकलता है किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसको नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि नौकरियों के नाम पर हमने बंदरबाट को आगे बढ़ाया है। हमने उन इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखा है ताकि हमारी राजनीतिक दुकानें चलती रहें। तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम सड़कों पे भी लड़ेंगे। और जिस तरह आर्टिकल 35 पे के बारे में मुहिम चलाई है, मेरी पैदाइश 1965 की है, ये हटेगा, मेरे जीते जी हटेगा। लेकिन आने वाला जो यूथ है उसको इसको आगे बढ़ाना होगा।